सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आप सभी नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में आज इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को रीड करेंगे, जानेंगे कि किन किन नामों से। कॉमन नेम तो हम सभी जानते हैं, बट अलग इनकी परिभाषा है और ये किस किस नामों से जाने जाते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, और फिर अंत में इसका पेटेंट रेमेडी क्या होगा और 38 रेमेडी से इसकी कौन कौन सी मेडिसिन की बिलोंगिंग होगी, ताकि अगर कोई चिकित्सक 38 रेमेडी से ट्रीटमेंट करना चाह रहा है तो उसको ज्ञात हो कि किन रेमेडीज़ की आवश्यकता किस कंडीशन में और कौन से डाइल्यूशन में पड़ेगी। बाकी सेटल्ड एक प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से आप वॉर्म्स क्योर कर सकते हैं। आंतों की कृमि या आंतों के कृमि, जिसे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के नाम से हम सभी EHP जानते हैं, पर्याय है इसका कृमि रोगाणुत्व, आंत्रकृमि, पेट में कीड़े, और मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी कहा जाता है, इसमें इस व्याधि को स्पेलिंग बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में बोलूँगा प्रोनाउंस गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगी। हेलमेंथेसिस स्पेलिंग नोट कर लेंगे, HELMENTHIASIS। अगर 14, 15, 16 की क्लास अगर आपने अटेंड की होगी जून महीने में, तो लास्ट में डिजीज़ वाइज पढ़ाया गया था, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आखिरी के 3 वर्ड्स से आप ये जान चुके होंगे कि यहाँ पे D2 देने की आवश्यकता है। फिर भी आगे क्लासेस को जारी रखते हैं। पैरासाइट्स वॉर्म्स, मैं अक्सर कहता हूँ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होती है? बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस और वायरस। यहाँ पैरासाइट की बात आ रही है। पैरासाइट वॉर्म्स की जो मनुष्य की जो आंत होती है उसमें उपस्थिति को हम हेलमेंथेसिस कहते हैं। यह कृमियों से वॉर्म्स से है। सामान्य कारण क्या है? मधुर पदार्थ, शाक सब्जी, इंडाइजेशन, रसदार भोजन, विरोधी भोजन आदि कारणों से आंत के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। प्रधान रूप से 4 वॉर्म्स शरीर में इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिसको गोल कृमि कहते हैं, राउंड वॉर्म होता है। फीता कृमि कहते हैं, टेप वॉर्म होता है। सूत्री कृमि कहते हैं जो थ्रेड वॉर्म होता है, और अंकुश कृमि कहते हैं जो हुक वॉर्म होता है। हुक वॉर्म में हुक टाइप लगा रहता है। बाकी इसकी परिभाषा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन से निकाल सकते हैं कि कौन सा वॉर्म किस आकार का दिखता है। इनमें सबसे अधिक पाए जाने वाले जो कृमि होते हैं, जिसको एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स कहते हैं, तथा ये पेट का कारण प्रधान रूप से यही कारण है कि यदि जनरल प्रैक्टिशनर के पास पेट दर्द का कोई रोगी आए तो उसका रोग निदान करते समय आंतों की कृमि की भी आशंका या शंका की जानी चाहिए। आंतरिक कृमि की आकृति के अनुसार वर्गीकरण के साथ उसके उत्पन्न लक्षण और चिकित्सा का संबंधित संक्षिप्त वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। राउंड वॉर्म, जिसका परिचय, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल कृमि का नाम
एक्रिस ल्यूब्रोक्वाइडिस नाम से इसे जाना जाता है। इसको हिंदी में गंडूपद कृमि कहा जाता है। ये गोल कृमि आंतों में पाई जाती है और ये निमोटाइड्स वर्ग की कृमियों में सबसे अधिक होती है। आकृति का जो इसका बनावट होता है, ये कृमि गोल आकृति का पारदर्शी श्वेत भूरे रंग का दोनों सिरों पर नोकीला होता है। नर कृमि जो होता है वो 6 से 7 इंच का और मादा कृमि जो होती है वो 8 से 10 इंच लंबा होता है। औसत लंबाई जो होती है वो 4 इंच से लेकर के 12 इंच तक होती है। ये केचुए जैसे लंबा और पतला कीड़ा जो होता है छोटी आंत में रहता है। कभी कभी जो भोजन नली होती है, पाक नली होती है, उसकी पाक स्थली की राह से ये चढ़ करके मुंह से भी निकल जाता है। रोग के कारण क्या हैं? मधुर पदार्थ और हरी साग सब्जी का अधिक उपयोग करना, अपच और रसदार भोजन। इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, स्टूल मिश्रित अगर खाने पीने की चीज़ों के साथ इस कृमि का लार्वा मनुष्य की आंतों में पहुंच जाए तो आंतों की दीवार से होते हुए रक्त में ये मिल जाता है, रक्त भ्रमण करने लगता है और लंग्स में भी ये पहुंच जाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, खास तौर पे रिंगवॉर्म के कंडीशन में। इसके लक्षण क्या होते हैं? लार्वा के जो फेफड़े में पहुंचते ही ये कृमि जन्य जो लंग्स रिलेटेड होता है, जिसको हम वर्मिनस निमोनाइटिस फीवर कहते हैं, साथ में ये वोकल कॉर्ड से रिलेटेड भी संबंधित जो कंडीशंस होती हैं उसके लक्षण ये प्रकट करता है। अपच हो जाता है, पतले दस्त होती है, बड़ी आंत में सूजन और जलन होती है, पित्त उछलता है जिसको हम लोग आर्टिकेरिया कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन भी होता है और इन्फेस्टेशन के साथ में खांसी जो होती है उसमें आवाज़ आती है सूं सूं करके। आप जब इस पॉइंट पे आप टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एयर मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको एयर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो साउंड आएगा वो चूं करके आवाज़ आएगा। ध्यान दीजिएगा, लंग्स स्टेथोस्कोप से आप जब चेक करेंगे। इसमें एलर्जी जैसे कंडीशंस भी आती हैं और इसमें एब्डोमिनल पेन होता है। रात को दांत खटखटाने की आवाज़ सुने होंगे, कई पेशेंट की कंडीशंस आती है कि रात में दांत खटखटाता है, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है। किसी में देखा जाता है कि लीवर एनलार्ज हो गया है। कफ, रक्त, मतलब जब ब्लड कफ कर थूकता है, स्प्यूटम बलगम को थूकता है तो उसके साथ ब्लड भी आता है कई बार। स्नोफिलिया, जो आप WBC का 2 पार्ट होता है, एक TLC और एक DLC, तो आप DLC में देखेंगे कि स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है। उसके लक्षण जो रहते हैं सर्दी टाइप का बना रहना, उस टाइप का देखने को व्यक्ति में मिलता है। इसमें एक याद रखने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि स्टमक में जहाँ ऐसा लगता है कई जगह कि केचुआ चल रहा है और उल्टी होती है, और बहुत लोगों के साथ में ये उल्टी के साथ ही कृमि बाहर आ जाते हैं। तो ये बात जानने में, ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और कीड़े जो होते हैं वो दुर्भाग्य कहना चाहिए कि श्वास नलिका में अगर पहुंच गए तो उस कंडीशन में सांस की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है, प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यहाँ ह्यूमन इम्यून 4 एक मेडिसिन है, या A3BE जो है उसको आप बना करके यूज़ कर सकते हैं। अगर दर्द हो रहा हो तो F1 का भी आप वहाँ पे, F1 या F2 का भी आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं।
अनेक बार यह एक साथ मिल कर के कई बार गुच्छा बना लेते हैं और आंतों में रुकावट पैदा कर देते हैं। ये हाइपर कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशंस को जनरेट करते हैं और पेट में तीव्र दर्द देते हैं। ऐसी अवस्था में S10 F1 WE का उपयोग बहुत अच्छा देखा गया है। वर्म्स में वर्वन उपयोग यहाँ पे होता है। अगर हम बात करते हैं कि इंटेस्टाइनल, कई बार ये अधिक संख्या में होने की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे लक्षण भी पैदा करते हैं। कृमियों की जो संख्या होती है अगर वो कम है तो प्रायः पेट दर्द के लक्षण मिलते हैं। लीवर में अगर हम चेक करें तो लीवर में भी सीरम बिलिरुबिन डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। इसके विशिष्ट लक्षण हैं, कुछ बता देता हूँ। कृमियों की आंतों में उपस्थिति के कारण माल न्यूट्रिशन, फ्लैटनेस, कुछ पदार्थों का अवशोषित करने में छोटी आंत का असमर्थता, जिसको माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जैसे कंडीशंस के लक्षण ये प्रकट करता है। कभी कभी यह कृमि आमाशय में होकर के वमन के द्वार से ये मुंह से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो पेट में दर्द, नींद में चौंकना, नाक और गूदे में खुजली, पेट फूलना, बेहोशी, कभी कभी भूख की कमी, अरुचि, खाना खाने का इच्छा नहीं होना, कमजोरी, शरीर में जर्नी पेन होना और मुंह से पानी आना इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसका निदान क्या है? आपने डायग्नोसिस लक्षण के आधार पर कर लिया, तो इसका निदान क्या है? कृमि के मल के द्वारा अथवा वमन द्वारा या नाक द्वारा बाहर आने से रोग का स्वतः निदान हो जाता है। कीड़े अगर बाहर निकल जाते हैं तो निदान वहीं हो जाता है। रक्त परीक्षण में अगर आपको इस्नोफिलिया 10% मिलता है तो ये कंडीशन को दर्शाता है कि ये इस्नोफिलिया लार्वा स्टेज, जो शरीर में लार्वा स्टेज होता है, ये उसको बिलोंग करता है। तो अगर आप इस्नोफिलिया मतलब नाक से रनिंग नोज होगा, उसको आप न्यूट्रल करते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर एक्सरे से चेक करने की आवश्यकता पड़ती है तो बोरियम एक्सरे कहते हैं। बोरियम भोजन देने के 6 घंटे के बाद एक्सरे लेने से बुलबुले से कृमियों को देख करके भी आप पहचान कर सकते हैं। और इसका अगर माइक्रोस्कोप द्वारा एग्जामिनेशन में देखेंगे तो अंडों का जो अंडे जैसे ये दिखाई देते हैं, इससे भी आप डायग्नोस करके इसका निदान कर सकते हैं। एस्केरिस के कारण रोगी को वमन और अतिसार हो सकता है। इसके आंतों में रुकावट भी हो जाती है। जब यह अपना लार्वा स्टेज में होते हैं तो रोगी को रात के समय खांसी होती है, जो विशेष करके बच्चों को एलर्जी खांसी के रूप में प्रकट होती है। अगर यहाँ पे रेमेडीज़ देने की आवश्यकता पड़ती है तो C2 कहाँ से आ गया, पढ़िएगा, C2 को बताएगा वो। बहुत सारे लोगों की आप लोग बुक रखते हैं, थोड़ा सा रीड कीजिए। C2 है, S10 है, F1 F2 है, वर्वन वर्2 है, G का भी यूज़ होता है, कई जगह P2 का भी यूज़ होता है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो विशेष तौर पे बताना चाहूँगा। जो कंसीव किए हुए फीमेल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, क्योंकि एबॉर्शन की स्थिति भी कई बार मेडिसिन्स देती है।
तो ये हम लोग अभी जाने कि रिंग वॉर्म क्या होता है। एक्सेकेरिस हम लोग जान चुके हैं। सेकंड जो है वो टेप वॉर्म है, फीता कृमि जिसको कहते हैं। ये स्टिफ कृमि फीते जैसा कीड़े और कद्दू दाना जो देखे होंगे उसके प्रकार का ये दिखता है। डेफिनेशन दे देता हूँ। यह सिस्टोड वर्ग की कृमि है। इसका आकार चपटी होती है। टेप वर्म बहुत कम रोगियों में देखे जाते हैं। यह कृमि विशेषकर उन रोगियों में पाया जाता है जो मांसाहारी हैं और गाय या सूअर का मांस प्रयोग करते हैं। इन दो पशुओं के शरीर में टेप वर्म के जीवन का एक मुख्य काल व्यतीत होता है और इनके मांस को खाने वाले लोगों में यह सरलता से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस कृमि की मूँछों की जो भाग होती है पूँछों की जो भाग होती है उससे ये टूट करके मल द्वारा निकल कर बाहर हो जाते हैं और इनको सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं उस यंत्र से आसानी से देखा जा सकता है। यह कृमि रोग की आंत में दीवार के अंदर अपना सिर गड़ा रखते हैं और रक्त चूसने का काम करता है। इस कृमि की चिकित्सा एवं इसे पीछा छुड़ाना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। यह कार्य 32 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका जो कीड़े का जो साइज होता है वो 32 फीट तक आपके बॉडी में हो सकता है। कृमि संक्रमित और उसके जन्य कारण क्या होते हैं। फीता जैसा लंबा कीड़ा होता है। इसकी लंबाई 31 मिलीमीटर से लेकर के 62 मिलीमीटर तक की होती है। आकार में चपटा, गांठदार और रंग में सफ़ेद रंग का होता है। इसका संक्रमण सूअर, गाय, कुत्ता, मछली आदि में होता है। इसलिए अधिक मांस मछली खाने वाले, विशेषकर जो मांसाहारी गाय और सूअर को सेवन करते हैं उन व्यक्तियों को यह अधिक होता है। फीता कृमि 2 प्रकार की होती है जिसमें टीनिया सोलियम यह 3 मीटर या 9 से 10 फुट लंबा चपटी कृमि होती है जो सूअर के मांस में भली प्रकार से अगर न पका हो, हाफ बॉयल चिकन या मटन हो, बीफ हो, तो उसको खाने वाले रोगियों में 90 से 95% देखा गया है कि उन रोगियों में ये पाया जाता है। अगर हम कृमि के जो इन्फेक्शन है उससे उत्पन्न जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। टीनिया सीजिनेट से उत्पन्न लक्षण में शरीर भार में कमी आती है, भूख अधिक लगता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में गुर्गलिंग गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। यह इसका विशेष लक्षण है जो सुनाई देता है। पेट का दर्द नाभि के आसपास या बायां जो हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, बायां मतलब लेफ्ट, दाहिना बायां, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया जो रीजन होता है उस जगह पे इसका जो कंडीशन होती है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, स्टमक होता है ना, थोड़ा सा अगर घुमा दिए तो घूम जाते हो आप लोग। कॉम्प्रेस पॉइंट के आधार पे भी आप अगर पकड़ेंगे तो बहुत आसानी से ट्रीटमेंट करने का हुनर सीख जाएंगे। पेट दर्द अगर
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन में हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रोनिक ब्रेथलेसनेस देखने को मिलता है, कई बार ड्रॉप्सी और कई बार जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है। लॉस ऑफ एनर्जी व्यक्ति महसूस करता है, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, रीनल पेन होता है और मूत्र प्रणाली में दर्द होता है, यूटीआई भी होता है। बार बार थोड़ा थोड़ा कष्ट के साथ यूरिन पास होता है, वमन, अपेक्ष और कई बार अर्टिकेरिया आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। टीनिया सोलियम में उत्पन्न लक्षण दो प्रकार के थे। टीनिया सेजिनेट से रिलेटेड बताया मैंने। टीनिया सोलियम में उत्पन्न लक्षण जो होते हैं, शरीर भार में कमी, अधिक भूख लगना, उदर शूल जिसको हम एब्डोमिनल पेन कहते हैं, पेट में गुड़गुड़ाहट आदि की उपस्थिति। इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट है, इन कृमियों का जीवन चक्र सूअर और मनुष्य में बराबर चलता रहता है। अगर रोग का हम निदान करते हैं तो टीनिया सोलम में मांसपेशियों तथा त्वचा पर स्थानीय लक्षण लगभग 3 से 7 वर्ष बाद दिखाई पड़ती है, इसलिए ये डिजेनरेटिव कंडीशंस को बिलोंग करते हैं और डिजेनरेटिव कंडीशंस आसानी से ठीक नहीं होते। और इस समय अगर आप स्किन के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको सिस्ट जैसी गांठों की जानकारी होगी कि लिम्फ नोड्स, जगह जगह लिम्फ नोड बने हुए हैं। अगर आप ब्रेन का कोई मृत सिस्ट, जहाँ पे सिस्ट टाइप का कुछ दिख रहा हो, उसमें अगर एक्सरे के द्वारा देखा जा सकता है कि इसमें मांसपेशियों की मृत सिस्टों की गांठ त्वचा के नीचे एक्सरे चित्र जो होता है, इमेज जो होता है, उसमें ये दिखाई देती है। इसकी चिकित्सा विधि क्या है? अनेक कृमिहार औषधियों को एक साथ देना अधिक गुणकारी होता है। क्या देना पड़ता है यहाँ? वर्ड टू D1 पार्ट में अगर डाइल्यूशन 3rd रखे हैं, D4 दे रहे हैं, तो वहाँ पे लगभग 60 ड्रॉप डोज होगी। ध्यान रखिएगा, 60 ड्रॉप डोज होगी एक एडल्ट की। बच्चे के लिए लगभग 5 से 10 बूंद। 5 साल से छोटे बच्चे के लिए, 2 साल से नीचे के लिए भार ग्रहण देख लीजिएगा भैया, गलत मत कर लीजिएगा, है ना। 1 ड्रॉप, अधिकतम 1 ड्रॉप, और पानी की संख्या लगभग 70 ml। ठीक है। अब बात आती है कि रोगी को गुड़ खिला करके कुछ समय के बाद इन रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड लॉस हुआ है, कम है, तो A3B आप पीने के लिए दे सकते हैं। HB ग्राम परसेंटेज ड्रॉप है, मैंने बनाया हुआ है, इसका सेवन भी कर सकते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको आप नहीं पिला सकते हैं, तो यहाँ पे मारियो सेल केयर करके एक स्टिक है, जिसको आपको स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर केवल 3 से 4 बार अप्लाई करना है। सीसी समाप्त होने से पहले ही लगभग 3 से 5 दिन के अंदर आप HB चेक करा सकते हैं, जिसमें पुष्टि हो जाएगी कि HB कितना बढ़ा है। उसके अनुसार आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें भी एक याद रखने वाली बात है कि यदि कृमि जो थोड़ी देर निकलने के बाद भी हिलते रहते हैं, मल में देखकर इस कृमि का निश्चय व्यक्ति को, चिकित्सक को हो जाता है। औषधि देने से पूर्व कुछ विशेष तैयारी करनी चाहिए। पहले रोगी को आहार नली
जहाँ ये फीता के आकार की कृमि पड़ा रहता है, बिल्कुल खाली करना होता है, ताकि औषधि का पूर्ण प्रभाव कृमि के शरीर पर सीधे सीधे हो सके। इसके लिए रोगी को 2-3 बार भूखा रख करके केवल द्रव पदार्थ ही सेवन कराना चाहिए। बार बार खाने के लिए देना चाहिए। तो खाने में क्या देना चाहिए? जैसे फलों का रस है, ग्लूकोज का पानी है, आप इसमें वर1 के साथ F1 दे सकते हैं, जिसमें आंतों के अंदर का जो म्यूकस होता है वो धुल जाए। इसको 2-3 दिन तक प्रातः काल में देना चाहिए। और जब ये कंडीशन आ जाए कि आप 2-3 दिन दे दिए, इसके बाद सुबह में अमाशय को खाली करने के लिए रात में S-लास, वर2, S10, C10, GE, BE और S2C2 का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पेट में कुछ भी न बचा हो, आंत में कुछ भी न बचा हो। एक बात और ख़ास तौर पे नोटिस करने के साथ साथ में कॉशन है ये, कि आपको इंडिकेट करता है कि रोगी को दूध या स्टार्च वाली कोई भी भोजन पदार्थ न दें, नहीं तो वो वहीं म्यूकस लेयर के साथ चिपक जाएगा और आपकी मेडिसिन धराशायी हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगा। बाद में आप कहेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी काम की नहीं है। तो ये नहीं सुनना है मुझे, ये गलत होगा। थर्ड में बात करते हैं थ्रेडवॉर्म की। थ्रेडवॉर्म का परिचय जो है, इसको सूत्रकृमि कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन कृमियों का वैज्ञानिक नाम एंट्रोबायोसिस वर्मिकुलरिस भी है, और इस संक्रमण को एंटेरोबायोसिस कहते हैं। एक कोरिलेट डेफिनेशन है, सूता कृमि, चूरने, गूदा कृमि, ऑक्सीयूरिसिस, वर्मिकुलरिसिस, पिनवॉर्म, ऑक्सीयूरेसिस, इन धागों जैसे कृमियों को सामान्यतः बोलचाल में चुनचुने भी कहते हैं। ये तीसरे नंबर का सबसे अधिक रोगियों में देखे जाने वाला कृमि होता है। कृमि की विशेषता के कारण और विशेषता उसकी क्या है और उसके कारण क्या हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। बच्चों में अधिक और वयस्कों में ये कम मिलता है। इन धागों जैसे कृमियों का निवास स्थान मलाशय और बड़ी आंत होती है। स्त्री जाति की सूत्रकृमि 8 से 13 मिलीमीटर और पुरुषों की कृमि 2 से 2.5 मिलीमीटर तक होती है। स्टूल में एडल्ट्स कृमि और उसके अंडे मिलते हैं। यह कृमि एनल के आसपास दल बनाकर के निवास करते हैं। कभी कभी मूत्र नली एवं वेजाइनल के आसपास भी पहुंचकर खुजली और जलन पैदा कर देते हैं। गुड़ या चीनी का अधिक खाना इस रोग का प्रधान कारण है। अगर किसी को होगा तो गुड़ और चीनी मांगेगा वो। इसमें लक्षण भी बता देता हूँ। कृमियों से उत्पन्न सामान्य जो लक्षण होते हैं, इन कृमियों की गति से रात के समय तीव्र
कांडू होती है जो प्रायः एनाल के आसपास के क्षेत्र में ही सीमित रहती है। नींद खराब हो जाती है और विशेषकर बच्चों में ये होता है, और कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो दांत किटकिटाते हैं। तो आप देखे होंगे कि दो कंडीशन, जिसमें राउंड वॉर्म में भी और थ्रेड वॉर्म में भी बच्चे जो होते हैं वो दांत खिटखिटाते हैं। भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपलाइट होती है। गुदा मार्ग में जो एनल के जो रास्ता होता है उसमें त्वचा में ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही हो। अनेक रोगियों को इसकी तेज गड़गड़ाहट और कई बार पेट गड़गड़ाता भी है और खुजलाता भी है एनाल के पास। ये रात में होता है और अनजाने में ही व्यक्ति से यूरिन पास हो जाता है या कई बार नाइट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सदृश वीर संलग्न हो जाता है और एब्डोमिनल जो कंडीशन होती है वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है व्यक्ति। लड़कियों में का जो वेजाइनल पार्ट होता है वहाँ पे सर्विसाइटिस जैसा कंडीशंस को ये जनरेट करता है, इसकी संभावना अधिक होती है। स्नोफिलिया डीएलसी में बढ़ा हुआ मिलता है और ये भूख की कमी जैसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी क्रिएट करता है। इसमें नोटिस करने वाली एक पॉइंट है, जब बालक एनाल जो पोर्शन होता है उसको खुजलाता है तो अंडे उसकी अंगुलियों और नाखूनों में लग जाते हैं और यह इस प्रकार से पुनः मुख में पहुंचकर इस बार बार संक्रमण ये रिपीट होते रहते हैं। थ्रेड वॉर्म का रोग निदान एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनाल पर बिजली के बल्ब का प्रकाश डालने पर ये कृमि खींचकर बाहर आने लगते हैं। एडल्ट कृमि मल में उपस्थित मिलते हैं जिन्हें आँखों से भी देखा जा सकता है। मल द्वार के आसपास की त्वचा पर चिपकने वाला प्लास्टर लगा दिया जाता है या आप वर्ड2 का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। C2 के साथ कीजिएगा, H2 के साथ भी कर सकते हैं। तो और अगर वहाँ पेन या जलन आ रही हो तो BE का भी उपयोग आप कर सकते हैं। वो जो अगर प्लास्टर लगाते हैं तो प्लास्टर के साथ में अंडे जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और इसकी स्लाइड पर लगा करके अगर माइक्रोस्कोप के द्वारा टेस्ट किया जाता है तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसमें कुछ भोजन रिलेटेड कुछ पथ्य और अपथ्य भोजन का भी जिक्र करूँगा, क्योंकि भोजन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए भी यहाँ ज़रूरी हो जाता है। यह कृमि अधिकतर बच्चों को कष्ट देते हैं, अतः उन्हें ही इन कृमियों से बचाना चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से बच्चों के पेट में कीड़े प्रेजेंट हो जाते हैं। कीड़े तो रहते ही हैं लेकिन वो जाग जाते हैं। कीड़े होने पर उन्हें मीठा खाने के लिए एकदम बंद करा देना चाहिए। रोग होने पर न पाएं, रोग होते ही न व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि उसके नाखून तो नहीं बढ़े हैं, गंदा तो नहीं है। हाथों को साफ़ करना चाहिए, उंगलियों को साफ़ करना चाहिए और मुंह में न डाले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उंगलियों को नाखून हमेशा काट के रखें, उंगलियों को साफ़ रखें और रात में व्यक्ति को हो सके तो पैजामा जैसा कुछ लोअर हो जिसमें थोड़ा फ्रीनेस हो, वैसा कपड़ा पहना के सुलाना चाहिए।
थ्रेड वॉर्म की जो कंडीशन होती है, उसमें जो लक्षण होता है वो एक समरी के रूप में बता देता हूँ। नींद में सोते सोते दांत चबाता है, नाक का जो सामने का नॉस्ट्रिल पार्ट होता है उस जगह पे और कई बार एनाल के आसपास बार बार खुजाता है, सांस में दुर्गंध होती है, उल्टी और साथ में पतले दस्त हो सकते हैं, हाजमे की खराबी हो सकती है, बुखार हो सकता है, शरीर में ब्लड एनीमिक की कंडीशंस जनरेट भी कर सकता है। यह कृमि बड़ी उम्र वालों को भी होता है पर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, हाँ, डायबिटीज़ वालों को थोड़ा सा कष्ट देता है ये। ठीक है, अगर पेट में दर्द है तो S10 का, F2 का, VOR2 का यूज़ किया जाता है। अगर भूख की कमी है तो A2, F2, S5, C5, WE का कॉम्प्रेस आप D1 में लगा सकते हैं। अगर D4 से आप लगा रहे होंगे तो सभी का 3-3 ml लेना होगा। D4 से अगर कर रहे होंगे और D1 से कर रहे होंगे तो सभी का 1-1 ml लेना होगा। सॉरी, डी बेस से अगर ले रहे होंगे तो 1-1 ml लेना होगा। अगर डाइल्यूशन थर्ड से आप ले रहे हैं, फोर्थ डाइल्यूशन थर्ड तो पूरा नहीं मिला दीजिएगा, तो D4 बना करके अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे सभी का 3-3 ml डालना पड़ेगा बेस के द्वारा बनाए तो। और अगर D3 किट के द्वारा आप बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सभी दवाइयों का 60-60 ड्रॉप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हुई। इसमें आप चाहें तो NH वॉर्म नील, जो कि नारायण हर्बल स्पाइजरी के अनुसंधान केंद्र के द्वारा निर्मित है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो टेप वॉर्म में लगभग 10 ड्रॉप, सॉरी रिंग वॉर्म में लगभग 10 ड्रॉप, टेप वॉर्म में लगभग 2 ml डोज होगा स्टार्टिंग डोज, और जो थ्रेड वॉर्म है इसमें लगभग 15 ड्रॉप आपको पेशेंट को पिलाना होगा। एक लास्ट है अंकुश कृमि, जिसको हम हुक वॉर्म्स कहते हैं। अंकुश मुख कृमि, ये मुख कृमि ही कहा जाता है इसको। इसका अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इनको एंसिलोस्टोमा डियोडेनल कहते हैं। इन कृमियों का रंग लाल होता है। इस कृमि से हुए अगर उपसर्ग की बात करें तो ये स्पेलिंग बोल देता हूँ, ANCYLOSTOMOSES। D4 जाएगा, 30 ड्रॉप्स करीब डोज होगी इसकी, ध्यान दीजिएगा, है ना। डिजीज़ से ही डिजीज़ का डाइल्यूशन ज्ञात हो जाना चाहिए। फूकवाम छोटी आंत के प्रथम भाग डियोडनम में रहते हैं और रोगी का ब्लड चूसते हैं, चूस करके उसको पतला बना देते हैं। रोग का कारण क्या है? संक्रमण 60% लोगों में देखा जाता है। अगर आप 100 लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें 60% लोगों में आप ये देखेंगे कि इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। कृमि नर प्रायः 1 सेंटीमीटर और अगर मादा है तो वो 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं। मुख से दांत होते हुए जिन्हें यह आंतों में चिपके रहते हैं और मानव रक्त पीते रहते हैं। अन्य कारण क्या है? निरंतर रहने वाला कब्ज, जिसमें डिस्पेप्सिया हो जाता है, अधिक मीठा खाना, कच्चे और सड़े फलों का सेवन करना, दूषित मांस खाना, अन्य रोगियों के साथ खाना पीना। इसमें मुख्य बात है जो याद करने वाली है, यदि मनुष्य में इसका संक्रमण मल मिश्रित आहार के सेवन से होता है तो वयस्क में ये अधिक होता है, एडल्ट्स में ये अधिक होता है।
यह आंतों के म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपकी रहती है और मनुष्य का रक्त पीते रहती है। त्वचा में स्किन में प्रविष्ट होकर ये कृमि मनुष्य रक्त में भ्रमण करती है और फेफड़ों तक भी पहुंच जाती है। इसमें अगर हुकवर्म्स से उत्पन्न सामान्य लक्षणों की बात करूं तो शरीर पीला पड़ जाता है, रक्त, ट्यूबरकुलोसिस और हृदय की जो पॉपुलेशन होती है, हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। संक्रमण स्थल पर प्रायः पैर के तलवे में राउंड ईचिंग, जिसको हम लोग देखे होंगे कि पैर में गोखरू हो जाते हैं, फूट कॉन्स हो जाते हैं, उसमें भी ये, उन व्यक्तियों में भी ये होता है। पहले से त्वचा में, ब्लड में, और उसके बाद ये छल्ला बना देते हैं, गुच्छा बनाना चालू करते हैं। अधिक संक्रमण में फेफड़ों में पहुंचकर ब्रेथलेसनेस की कंडीशंस को और साथ में उसमें जो कफ होता है उसमें ब्लड रिलेटेड कंडीशंस को ये जन्म देते हैं, जिसमें कफ के साथ ब्लड आता है। कृमियों के छोटे आंत में पहुंचने पर उल्टी, एपिगैस्ट्रिक सूल पेन, एपिगैस्ट्रियम पोर्शन में डियोडनल अल्सर के समान लक्षण, कभी कभी संग्रहणी जैसे पतले पतले दस्त होते हैं व्यक्ति को, जैसे डिसेंट्री हुआ हो। अगर रोग अधिक तीव्र हुआ तो आक्रमण भी उसका तीव्र होगा, तो पर्याप्त भोजन जो होगा वो व्यक्ति के लिए अपर्याप्त हो जाएगा, कम पड़ेगा खाना। तीव्र आहार को बहुत तीव्र गति से व्यक्ति खाता हुआ दिखेगा। ब्लड जो होगा वो लॉस हो जाएगा, विशेषकर बच्चों में चेहरे पर फूफीनेस, दम फफूंद टाइप का दिखाई देने लगता है, जैसे सोफा में होता है स्पंज। पेट बढ़ने लगता है और कभी कभी ड्रॉप्सी भी हो जाती है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। दुर्बलता होने पर किसी भी भयानक रोग के हो जाने की संभावना बनी रहती है। रोगी की मृत्यु संक्रमण की चिकित्सा करने, अगर रोगी की मृत्यु हो रही है किसी कंडीशन में, तो रोगी का संक्रमण की चिकित्सा करने में आप ESR कंट्रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं और WBC कंट्रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। रोगी को तीव्र संक्रमण के कारण ऐसी कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति डेथ कर जाता है। तो इन कृमियों की उपस्थिति से पाचन क्रिया जो होती है वो बिगड़ जाती है। एब्डोमिनल जो पार्ट होता है वो भारीपन ले लेता है। रोगी को झूठी भूख भी नहीं लगती है। उसमें मिट्टी, ईंटा, खपड़ा, चूल्हे की जो पकी मिट्टी होती है आदि खाने की इच्छा होती है। सुस्ती और निराशा उसके चेहरे पर हमेशा छाए रहती है। रोग का निदान क्या है, कैसे करें? स्टूल टेस्ट कराते हैं जिसमें हुकवर्म या उसके ओवा मिलते हैं। मल के जो 1 ग्राम में लगभग 5000 ओवा मिलते हैं। तीव्र पांडु के लक्षण को देख करके रोगी का रोग है या नहीं है निश्चय हो जाता है। इन कृमियों का संक्रमण प्रायः गोल कृमि के साथ हो जाता है। चिकित्सा की विधि क्या है? अनेक कृमिहार औषधियों के साथ प्रयोग होता है।
इसमें संतुलित आहार है। अगर बॉडी में आयरन कम हुआ है तो A3B या HB ग्राम परसेंटेज ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा में NH वॉर्म नील देना होगा, साथ ही ह्यूमन इम्यून 4 देना होगा, क्योंकि मानसिक कंडीशन जनरेट अगर बिगड़ गई तो हार्ट को लेकर के ब्रेन के साथ कुछ नई डेफिनेशन क्रिएट कर देती है। जिन क्षेत्रों में ये रोग हुआ है वहाँ पे व्यक्ति के अलावा भी कोई नंगे पैर न चले, क्योंकि अगर मल त्याग हुआ है उस जगह पे तो उधर से लगने के बाद आपके शरीर से ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे अगर मेडिसिन देने की बात आती है तो A2, H2C2, Ver2, F1, F2, BE, GE, P2, WE का यूज़ किया जाता है। ये क्लास विशेष तौर पे उन चिकित्सकों के लिए बहुत ज़रूरी थी जिन्होंने पिछली क्लास में कहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल क्लियर कीजिए। अन्य साधारण प्रकार के जो आंतकृमि होते हैं, जब कोई ऐसा रोगी उसके आसपास आता है जिसमें लंबे समय से पेट दर्द, डिसेंट्री, डायरिया रह रहे हों, तो मल परीक्षण के लिए किसी भी योग्य भरोसे की जो लेबोरेटरी हो वहाँ भेज देना चाहिए। बहुत से कृमि बिना कोई समस्या उत्पन्न किए भोजन नली में पड़े रहते हैं। इसके कारण कभी कभी रोगी को तीव्र पेट दर्द, वमन और क्रोनिक डिसेंट्री हो जाती है, जिनका उपरोक्त परीक्षण से पता चल जाता है। ऐसे रोगियों को कृमिनाशक औषधियों से कोई लाभ न मिले तो इन रोगियों के कारण के विषय में विचार जरूर करना चाहिए। ऐसे सभी कृमियों की चिकित्सा जब आप करें तो उस जगह पे व्यक्ति को Ver2 का सेवन अधिक से अधिक कराना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो हर 4 घंटे में दे सकते हैं। इसमें नोट करने वाली जो कुछ बातें हैं, कई लोग एलोपैथी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, बट मैं कहता हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सफिशिएंट है किसी भी डिजीज़ को न्यूट्रल करने में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास 10 मिनट की होती है और ये लगभग 50 मिनट की हो गई है। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेडी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।